सोचिए आप अपने सपनों की उड़ान भरने जा रहे हैं, लेकिन सारे सपने, सारी उम्मीदें महज चंद लम्हों में खत्म हो जाती हैं। 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट AI 171, जिसमें 242 लोग सवार थे, अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई, जिससे 279 जानें चली गईं। 241 पैसेंजर्स और 38 वो लोग जो क्रैश साइट पर जमीन पर थे। क्या आप सोच सकते हैं उन परिवारों के दर्द के बारे में जो अपनों से मिलने की राह देख रहे थे और महज सेकंड्स में उनकी सारी खुशी आग और धुएं के गुबार में खो गई। ये एक ऐसी त्रासदी है जो हमें रुकने और सोचने पर मजबूर करती है। आखिर ये सब कैसे हुआ, इसकी जांच कैसे हो रही है और क्या हम ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं को रोक सकते हैं? लेट मी एक्सप्लेन सिंपली। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 एक रूटीन इंटरनेशनल फ्लाइट थी जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गेटविक तक जा रही थी। ये प्लेन रजिस्टर्ड एज VTANB 11 साल पुराना था और जनरल इलेक्ट्रिक GEnx इंजन से पावर्ड था। इसकी मेंटेनेंस हिस्ट्री अब इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बदल गया। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के हिसाब से प्लेन सिर्फ 625 फीट यानी 190 मीटर्स की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर सिग्नल लॉस्ट हो गया। पायलट्स ने तुरंत एक मेडे कॉल दिया जो एक क्रिटिकल इमरजेंसी को दर्शाता है, लेकिन इसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एसोसिएटेड प्रेस द्वारा वेरीफाइड CCTV फुटेज दिखाता है कि प्लेन सिर्फ 30 सेकंड तक हवा में रहा, फिर ऊपर उठने की जगह नीचे उतरने लगा और मेघानी नगर के रेसिडेंशियल एरिया में BJ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल से टकरा गया। प्लेन का फ्यूल टैंक 1.26 लाख लीटर से ज्यादा फ्यूल से भरा था फॉर द 8-hour फ्लाइट। क्रैश की वजह से ये फ्यूल टैंक एक्सप्लोड हो गया, जिससे एक मैसिव फायरबॉल और धुआं किलोमीटर्स तक दिखाई दिया। इस हादसे ने ऑनबोर्ड 241 लोगों की जान ले ली। सीट 11A में बैठे सिर्फ एक पैसेंजर, इंडियन ओरिजिन के एक ब्रिटिश सिटीजन विश्वास कुमार रमेश, मिरेक्युलसली सरवाइव कर गए। हॉस्टल में पढ़ रहे मेडिकल स्टूडेंट्स और आसपास काम कर रहे लेबरर्स को मिलाकर कुल मिलाकर 38 लोग इस ट्रेजेडी का शिकार हुए। ये दिल दहला देने वाला हादसा अहमदाबाद के लिए एक गहरा सदमा है और इसका दर्द पूरे देश ने महसूस किया है। यह हादसा इतना भयानक था कि इसकी चपेट में आने वाले अधिकतर लोग 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गर्मी वाली आग में पूरी तरह झुलस गए। अब उनकी बॉडीज की पहचान भी DNA प्रोफाइलिंग के जरिए हो पाएगी। ये एक लेंथी और टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। एयर इंडिया की पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप ने हर डिसीज्ड पैसेंजर के परिवार के लिए और ग्राउंड विक्टिम्स के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए प्लेज किए हैं। एयर इंडिया ने फ्लाइट नंबर AI 171 को रिटायर कर दिया है और इसकी जगह अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट का नंबर AI 159 कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये क्रैश क्यों हुआ? इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। सबसे क्रूशियल एविडेंस ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल गए हैं, लेकिन उनको डिकोड किया जाना बाकी है। एक्सपर्ट्स ने फिलहाल अवेलेबल फोटोग्राफ्स और वीडियोस आदि के आधार पर कुछ थियरीज दी हैं। पहली थियरी है फ्लैप या लैंडिंग गियर मिसकॉन्फ़िगरेशन। एविएशन एक्सपर्ट्स डैन बब और एलिस्टेयर रोसेनशाइन ने गार्डियन और BBC को बताया कि वीडियो फुटेज से लगता है कि प्लेन के विंग फ्लैप्स जो टेक ऑफ के लिए क्रिटिकल लिफ्ट देते हैं शायद एक्सटेंडेड नहीं थे। लैंडिंग गियर भी रिट्रैक्ट नहीं हुआ था, जो ड्रैग बढ़ाता है और दिखाता है कि पायलट्स किसी इमरजेंसी से डील कर रहे थे। एक एविएशन सेफ्टी कंसल्टेंट जॉन कॉक्स ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि प्लेन का नोज अप पोस्चर बिना क्लाइंब किए कॉन्फ़िगरेशन एरर की तरफ इशारा करता है। दूसरा, पायलट एरर। कैप्टन स्टीव ने सजेस्ट किया कि को पायलट ने गलती से फ्लैप रिट्रैक्ट कर दिए होंगे इंस्टेड ऑफ लैंडिंग गियर, जिससे लिफ्ट इंस्टेंटली खत्म हो गया। लेकिन 35 सालों तक एयर इंडिया के चीफ इंजीनियर रहे इंदरजीत सिंह ने इन थियरीज को बकवास करार दिया है। इंडियन मास्टरमाइंड्स के एडिटर शरद गुप्ता से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में लगभग
सभी इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोमेटेड हैं, मैनुअली बहुत कम चीज़ें होती हैं। विंग फ्लैप मैनूवर करने वाला लिवर कभी गलती से दब नहीं सकता। कार के हैंड ब्रेक की तरह उसमें एक बटन होता है जिसे दबाने के बाद ही वो अपनी जगह से हिलता है। उसके बाद भी उसमें खांचे होते हैं हर 5 डिग्री के बाद। इसी तरह लैंडिंग गियर उठाने या गिराने का लीवर एकदम अलग जगह होता है, इसलिए लैंडिंग गियर के लीवर की जगह बाय मिस्टेक विंग फ्लैप का लीवर दबाने की थियरी गलत है। पायलट्स का मेडे कॉल मेडे मेडे थ्रस्ट नॉट अचीव्ड फॉलिंग दिखाता है कि उन्हें प्रॉब्लम का पता चल गया था, लेकिन रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला। तीसरी थियरी है इंजन फेलियर या बर्ड स्ट्राइक। अहमदाबाद एयरपोर्ट बर्ड स्ट्राइक्स के लिए इनफेमस है और मोहन रंगनाथन ने बीबीसी को बताया कि एक डुअल इंजन फेलियर ऑल्दो एक्सट्रीमली रेयर पॉसिबल हो सकता है। 2009 का यूएस एयरवेज मिरेकल ऑन द हडसन इसका एक एग्जाम्पल है, जहां बर्ड स्ट्राइक ने दोनों इंजन्स को फेल कर दिया था। इंद्रजीत सिंह का भी मानना है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है। जहाज एक इंजन से भी उड़ सकता है, लेकिन अहमदाबाद में बर्ड हिट रिपोर्ट नहीं किया गया। इंजन फ्लेम आउट्स होते हैं, यस। इंजन फायर होते हैं, यस। ओवरवेट होता है, यस। दूसरा है कि फ्यूल कंटेमिनेशन हो जाए जिससे फ्लेम आउट हो सकता है। टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर, अगर एपीयू बंद है और दोनों इंजन ऑफ हो गए हैं तो पॉसिबल है, जो मुझे बहुत रिमोट चांस लगता है, क्योंकि जनरली एपीयू को बंद हम टेक ऑफ के बाद ही करते हैं। हाइड्रोलिक लॉस मैंने 3 सिस्टम में से तीनों के तीनों फेलियर हो जाए, ये चांसेस हमने रिमोट कर दिए हैं, क्योंकि 3 सिस्टम है, तीनों फेलियर इकट्ठे हो नहीं सकते। जनरल इलेक्ट्रिक, जिसने GEnx इंजन्स बनाए, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा है। चौथी थियरी है मेंटेनेंस इश्यूज, जो हाल की खबरों से और भी गंभीर हो गए हैं। 32 साल तक बोइंग क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के पद पर काम कर चुके जॉन बार्नेट ने 2019 में बीबीसी को बताया कि बोइंग के नॉर्थ चार्ल्सटन प्लांट में, जहां 787 ड्रीमलाइनर्स बनते हैं, वर्कर्स ने जानबूझकर सब स्टैंडर्ड पार्ट्स को एयरक्राफ्ट में लगाया ताकि प्रोडक्शन डिलेज ना हो। बार्नेट ने कहा कि ऑक्सीजन सिस्टम्स में 25% फेलियर रेट था, यानी इमरजेंसी में 1/4 ब्रीदिंग मास्क काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने ये भी बताया कि डिफेक्टिव कंपोनेंट्स स्क्रैप बिन से निकाल कर प्लेन्स में लगाए गए और ट्रैकिंग प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया, जिससे 53 नॉन कन्फॉर्मिंग पार्ट्स गायब हो गए। 2017 में FAA ने उनकी कुछ कंसर्न्स को सही पाया और बोइंग को रेमेडियल एक्शंस लेने का ऑर्डर दिया। हालांकि कंपनी ने दावा किया कि कोई फॉल्टी ऑक्सीजन बॉटल्स प्लेन में नहीं लगाए गए। बार्नेट, जो 2017 में हेल्थ ग्राउंड्स पर रिटायर हुए थे, उन्होंने बोइंग के खिलाफ एक विसिल ब्लोअर लॉ सूट दायर किया था। 9 मार्च 2024 को चार्ल्सटन में लीगल टेस्टिमनी देने के दौरान उनकी ट्रक में सेल्फ इन्फ्लिक्टेड गन शॉट वुंड से मृत्यु हो गई, जैसा कि चार्ल्सटन काउंटी कोरोनर ने बीबीसी को कंफर्म किया। उनकी मौत ने कॉन्स्पिरेसी थियरीज को जन्म दिया, लेकिन इसका AI-171 क्रैश से डायरेक्ट लिंक अभी तक इन्वेस्टिगेशन में स्टैब्लिश नहीं हुआ है। फिर भी उनकी वार्निंग 787 की सेफ्टी को लेकर सीरियस सवाल उठाती हैं। रॉयटर्स के अनुसार एयर इंडिया के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स की गहन स्क्रूटनी हो रही है। कोई मैकेनिकल फॉल्ट जैसे फ्लैप सिस्टम मालफंक्शन या इंजन थ्रस्ट इशू मेंटेनेंस लैब्स से आ सकता है। ब्लैक बॉक्सेस, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो 13 जून को और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो 15 जून को रिकवर हुआ, और एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर जो एक्सटर्नल और केबिन फुटेज दे सकता है, क्रूशियल डेटा प्रोवाइड करेंगे। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स 3 से 6 महीने में एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन फाइनल रिपोर्ट आने में 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है। इंद्रजीत सिंह का कहना है कि फ्यूल में मिलावट भी इंजन की क्षमता पर असर डालता है। हर बार जब एयरक्राफ्ट एक फ्लाइट के बाद लैंड करता है तो उसका फ्यूल टैंक किसी हद तक खाली हो चुका होता है। उस जगह पर हवा होती है जिसमें मॉइस्चर मिला होता है। ये मॉइस्चर पानी बनकर हवाई जहाज के टैंक में नीचे बैठ जाता है। हर बार मेंटेनेंस इंजीनियर फ्यूल टैंक के नीचे लगे वाल्व के जरिए उसे निकाल देते हैं। नहीं निकालने पर यह पानी इंजन का थ्रस्ट कम कर सकता है। एक और कारण इंजन पर पर्याप्त ईंधन या फ्यूल ना पहुंचना है। इस जहाज में फ्यूल टैंक से इंजन तक फ्यूल एक फ्यूल पंप के जरिए पहुंचता है, लेकिन यदि पंप ना काम करे तो भी इंजन को बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब ये सक्शन मैकेनिज्म से
ईंधन को खींच सकता है, लेकिन इंजन को थ्रस्ट नहीं मिला तो उसका कारण फ्यूल का इंजन तक ना पहुंचना हो सकता है। उनका कहना है कि इसके कारण तो विस्तृत जांच में ही सामने आ पाएंगे। जिस तरह इंजन का थ्रस्ट खत्म हुआ वो इलेक्ट्रिक फेलियर की ओर भी इशारा कर रहा है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में वजन घटाने के लिए हाइड्रोलिक और न्यूमैटिक सिस्टम्स की जगह इलेक्ट्रिक सिस्टम्स लगाए गए हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक फेलियर जहाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कई एक्सपर्ट्स ने एग्जिस्टिंग फुटेज को और एनालाइज करके ये रियलाइज़ किया कि इस एयरप्लेन में रैट या रैम एयर टरबाइन को डिप्लॉय किया गया था। असल में रैट एक छोटी विंड टरबाइन होती है जो कि प्लेन के हाइड्रोलिक पंप से कनेक्टेड होती है और इलेक्ट्रिकल जनरेटर का काम करती है। जब ये रियलाइज़ होता है कि एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में कोई फॉल्ट है जिससे वो काम नहीं कर रहे हैं, या फिर डबल इंजन फेलियर हो जाता है और पूरी तरह पावर लूज़ कर देता है एयरक्राफ्ट, उस वक्त इसे डिप्लॉय किया जा सकता है, जो कि एयर स्ट्रीम या रैम प्रेशर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। लेकिन रैम एयर टरबाइन का डिप्लॉयमेंट अब इस ओर इशारा कर रहा है कि इस प्लेन में डबल इंजन फेलियर हुआ था। भारत में एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो या AAIB के जिम्मे होती है, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स का पालन करता है। AI-171 के लिए क्रैश साइट को सिक्योर करने के बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या NDRF और गुजरात पुलिस ने डिब्री मैपिंग शुरू की और विटनेसेस जैसे लोकल रेसिडेंट्स और एयरपोर्ट स्टाफ के स्टेटमेंट्स लिए। रडार डेटा, CCTV फुटेज, मेंटेनेंस लॉग्स और एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर जो कॉकपिट और केबिन का फुटेज दे सकता है, सब कलेक्ट किए गए। ब्लैक बॉक्सेस को स्पेशलाइज्ड लैब्स में एनालाइज किया जाएगा ताकि फाइनल मोमेंट्स का डिटेल्ड इंसाइट मिले। ये एक US मैन्युफैक्चर्ड बोइंग 787 है और इसमें ब्रिटिश पैसेंजर्स थे, इसलिए यूकेज एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच या AAIB और US का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB टीम्स भेजकर असिस्ट कर रहा है। बोइंग और GE एरोस्पेस भी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा हैं और टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रदान कर रहे हैं। यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन की अध्यक्षता वाली एक हाई लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी कमिटी ने अपनी पहली बैठक 16 जून को की। इस कमिटी ने पॉसिबल कॉजेज लाइक फ्लैप एरर, पायलट मिस्टेक्स या मैकेनिकल फॉल्ट्स पर डिस्कशन किए और फ्यूचर एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या SOPs बनाने का रोड मैप तैयार किया। ये कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी जो AAIB के प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स के साथ अलाइन होगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कंफर्म किया कि इनिशियल रिपोर्ट जल्दी रिलीज होगी ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। क्या भारत के एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस असली में बदलाव लाते हैं? हाँ, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। इन्वेस्टिगेशंस इंटरनेशनल ICAO स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक देरी और कमजोर इन्फोर्समेंट चुनौतियां पैदा करते हैं। फिर भी पिछले 2 बड़े क्रैशेस ने महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स को ट्रिगर किया है। 2010 का मैंगलोर क्रैश, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 जिसमें 158 लोग मारे गए, एक वेकअप कॉल था। इन्वेस्टिगेशन ने पायलट एरर को उजागर किया, कैप्टन ने फटीग के बावजूद लैंडिंग का अटेम्प्ट किया और इनएडिक्वेट ट्रेनिंग भी एक बड़ा फैक्टर था। इसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन या DGCA ने पायलट रेस्ट रूल्स को और सख्त किया, जिसमें 8 से 10 घंटे का मिनिमम रेस्ट पीरियड मैंडेटरी किया गया और एयरपोर्ट्स पर रनवे सेफ्टी एरियाज को इंप्रूव किया गया, जैसे एक्सटेंडेड सेफ्टी जोन्स और बेहतर लाइटिंग। 2020 का कोरिकोड क्रैश, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 जिसमें 21 लोग मारे गए, दूसरा बड़ा उदाहरण है। ये क्रैश मॉनसून में हुआ जब प्लेन एक टेबल टॉप रनवे पर स्किड हो गया। इन्वेस्टिगेशन ने पायलट एरर, खराब वेदर जजमेंट और रनवे ड्रेनेज इश्यूज को हाईलाइट किया। इसके बाद DGCA ने मॉनसून लैंडिंग्स के लिए स्पेशलाइज्ड पायलट ट्रेनिंग को मैंडेटरी किया, जिसमें वेट रनवे हैंडलिंग पर फोकस था, और टेबल टॉप रनवेज के लिए सेफ्टी ऑडिट्स किए गए जिसमें बेटर ड्रेनेज सिस्टम्स शामिल थे। AI-171 के केस में एक्सपर्ट्स जैसे मोहन रंगनाथन ने NPR को बताया कि भारत का एविएशन ओवरसाइट अब भी कमजोर है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास ऊंची बिल्डिंग है जिन्होंने फ्लाइट पाथ में हजार्ड क्रिएट किए और इस ट्रेजेडी के ग्राउंड इम्पैक्ट
को और भी ज्यादा बदतर कर दिया। डीजीसीए ने पहले ही एयर इंडिया के एंटायर बोइंग 787 फ्लीट पर एडिशनल सेफ्टी चेक्स के ऑर्डर दिए हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन मेंटेनेंस लैप्सेस या कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज को कंफर्म करती है तो नए एसओपीज, इन्हांस्ड पायलट ट्रेनिंग या स्ट्रिक्टर इक्विपमेंट चेक्स लागू हो सकते हैं। भारत के एविएशन इन्वेस्टिगेशंस को क्या चीजें रोकती हैं? पहला, ब्यूरोक्रेटिक देरी। रिपोर्ट्स अक्सर मंथ्स या ईयर्स देर से आती हैं, जिससे रिफॉर्म्स लागू होने में समय लगता है। दूसरा, कमजोर इन्फोर्समेंट। इन्वेस्टिगेशन के रिकमेंडेशंस अक्सर कागजों पर ही रह जाते हैं, बिना प्रॉपर फॉलोअप के। तीसरा है रिसोर्स की कमी। एएआईबी के पास लिमिटेड मैन पावर और डोमेस्टिक स्पेशलाइज्ड लैब्स की कमी है, जिससे ब्लैक बॉक्स एनालिसिस जैसे टास्क के लिए यूएस या यूरोप के लैब्स पर डिपेंड करना पड़ता है। चौथा है सिस्टमिक ओवरसाइट गैप्स। मेंटेनेंस वायलेशंस, एयरपोर्ट सेफ्टी लैप्सेस या बर्ड स्ट्राइक प्रिवेंशन जैसे इश्यूज रेगुलरली डीजीसीए या ऑडिट्स में फ्लैग्ड होते रहे हैं, लेकिन एक्शन धीमा या इनकम्प्लीट रहता है। पांचवा है पायलट शॉर्टेज का गहराता संकट, जो आसमान को और खतरनाक बना रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने 11 मार्च 2025 को बताया कि अगले 15 से 20 साल में भारत को 30,000 से ज्यादा पायलट्स की जरूरत होगी, क्योंकि एयरलाइंस ने 1700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स ऑलरेडी ऑर्डर किए हुए हैं। अभी सिर्फ 6 से 7,000 पायलट्स काम कर रहे हैं, जिनमें 15% महिलाएं हैं। इस कमी की वजह से पायलट्स के वर्किंग आवर्स में काफी इजाफा हो जाता है और उन्हें प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिल पाता, जिससे फटीग बढ़ता है। एक ऐसा खतरा जो स्प्लिट सेकंड डिसीजंस में भयानक गलतियां करा सकता है। 2010 का मैंगलोर क्रैश, जहां पायलट फटीग एक फैक्टर था, इसका सबूत है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस या सीपीएल के लिए फ्लाइट स्कूल की फीस करीब 50 लाख है और स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए टाइप रेटिंग की एक्स्ट्रा 15 से 20 लाख की लागत। लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद भी जॉब की कोई गारंटी नहीं है, जिससे हजारों ट्रेन्ड पायलट्स बेरोजगार हैं। 38 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को रेट किया जा रहा है और कार्गो व एफटीओस के लिए डेडिकेटेड एयरपोर्ट्स की योजना है, लेकिन ट्रेनिंग की हाई कॉस्ट और जॉब डिलेज एस्पिरेंट्स के रिजॉल्व को तोड़ रहे हैं। AI-171 जैसे हादसों ने सवाल उठाया, क्या पायलट शॉर्टेज और थकान सेफ्टी को कमजोर कर रहे हैं? बिना पर्याप्त पायलट के भारत का एविएशन बूम एक साइलेंट डिजास्टर बन सकता है। ये सारी चीजें AI-171 की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हर्डल्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जैसे NTSB, AAIB और बोइंग का इन्वॉल्वमेंट इसे स्ट्रेंथन कर सकता है, जिससे एक थरो और क्रेडिबल प्रोब सुनिश्चित हो। तो आगे का रास्ता क्या है? पहला, स्ट्रिक्टर मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स। एयरलाइंस को मैंडेटरी रेगुलर ऑडिट्स करने चाहिए, जिसमें ट्रांसपेरेंट मेंटेनेंस लॉग्स पब्लिक या रेगुलेटर्स के साथ शेयर किए जाएं। नॉन कंप्लायंस पर हैवी पेनल्टीज होनी चाहिए। दूसरा, एडवांस्ड पायलट ट्रेनिंग। कॉन्फ़िगरेशन एरर्स या इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हाई फिडेलिटी सिमुलेशंस और एनुअल रिकरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को मैंडेटरी करना चाहिए, जिसमें टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे क्रिटिकल फेजेस पर फोकस हो। तीसरा है एयरपोर्ट सेफ्टी इन्हांसमेंट्स। बर्ड स्ट्राइक प्रिवेंशन के लिए अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस, लेजर सिस्टम्स या बेटर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट लागू किया जा सकता है। साथ ही टॉल बिल्डिंग्स जैसे ऑब्स्टिकल्स के लिए स्ट्रिक्टर जोनिंग लॉज और रेगुलर एयरपोर्ट सेफ्टी ऑडिट्स जरूरी हैं। चौथा है फास्टर और बेटर फंडेड इन्वेस्टिगेशंस। AAIB को ज्यादा रिसोर्सेज जैसे डेडिकेटेड फोरेंसिक लैब्स और ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स और ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, ताकि रिपोर्ट्स जल्दी आएं और एक्शनेबल हो। आखिरी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। फैमिलीज, सिटीजन्स और मीडिया को एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाने का हक होना चाहिए। ये सारी चीजें मिलकर भारत के एविएशन सिस्टम को सेफर बना सकती हैं, ताकि AI-171 जैसी ट्रेजेडी दोबारा ना हो। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का क्रैश एक दिल दहला देने वाला रिमाइंडर है कि एविएशन में एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है। 289 जिंदगियां, पैसेंजर्स, क्रू, मेडिकल स्टूडेंट्स, लेबरर्स, सभी जो अपने सपने जी रहे थे, उनकी मौत हमें एक जिम्मेदारी देती है। फैमिलीज जो अपने लव्ड वंस के रिमेन्स या जवाबों का इंतजार कर रहे हैं, उनका दर्द हम सब महसूस करते हैं। लेट्स ऑनर दीज लाइव्स बाय डिमांडिंग अ सेफर फ्यूचर, जहां हर फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंचे और कोई घर खाली ना रहे।
एक सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश हमें होप देता है कि रेजिलियंस पॉसिबल है। दैट इज इट फॉर दिस वीक। आप देख रहे थे सिंपली एक्सप्लेन्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।